हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? हाँ, कोरोना मार दिया लोगों को हैं। देखो, चाहे कैसी सिचुएशन हो, हमें डरना नहीं है। जैसा चल रहा है वैसे ही चलाएंगे। आप लोगों स्कूल में नहीं जा पा रहे, प्रॉपर तरीके से आपकी स्टडी रुक चुकी है, उसको सही तरीके से चलाने के लिए कुछ थोड़ा सा अभियान स्टार्ट करते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम घर बैठे जो भी चीज़ हम स्कूल में पढ़ते हैं वही चीज़ें हमें घर बैठे मिलेगी जहाँ तक ये लॉकडाउन है। और जब तक गवर्नमेंट हमें परमिशन नहीं देती कि आप लोग स्कूल में जाओ, स्कूल में पढ़ो, वहाँ तक ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। तो डरना नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। और आप लोग बस इतना सा ध्यान रखें कि घर पर रहें, अच्छे से रहें, बाहर भी जाएं तो मास्क पहन कर जाएं। और जो भी आप लोगों जितना भी हो सके ये सब लोगों को समझाने का प्रयास करें कि एक ना एक दिन हम कोरोना से जीत जाएंगे। ठीक है। अब सारा औचित्य कोरोना के बारे में आप लोगों को न्यूज़ चैनलों से मिल ही जाता होगा। मैं उस न्यूज़ चैनलों की तरह आप लोगों को कोरोना के बारे में भाषण नहीं दूंगा। हमारा जो काम है वो हम स्टार्ट करेंगे। आप लोगों का 12th क्लास स्टार्ट हो चुका है और इस 12th क्लास स्टार्ट होने के बाद आप लोगों को क्या करना है, कैसे करना है, इस सिचुएशन में किस तरीके से पढ़ना है, वो सारी चीज़ों की बात करेंगे। कैसे स्ट्रेटेजी अपन को अपनानी है। जैसे कि युद्ध होता है तो युद्ध से पहले हमें क्या क्या देखना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है कि इस युद्ध को कैसे जीता जाए, कौन सा अस्त्र का उपयोग करें, वो सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। तो पहले तो हम उस चीज़ की बात करते हैं कि ये हमें जो युद्ध है, आपके 12th क्लास के जो एग्ज़ाम है उसको कैसे क्रैक करना है। मैं आप लोगों को बायोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोलॉजी, उसी के बारे में बात करेंगे। और एग्रीकल्चर बायोलॉजी में मैंने आप लोग देखो, कुछ लोग तो मेरे से परिचित हैं, कुछ लोग नहीं हैं। जैसे कुछ लोगों ने मेरी क्लास, जैसे लगभग सभी ने मेरी क्लास नहीं ली, बस मेरे को केवल देखा है। मैं ओनली केवल 12th क्लास ही पढ़ाता हूँ। अब आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को देखें कि आपका जो 11th का जो चैप्टर है, 11th के चैप्टर से ये बिल्कुल डिफरेंट आपके 12th बायोलॉजी का सिलेबस है। और इस 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी में आपके देखो, एक चीज़ और ध्यान रखना, आपके 12th में जो सिलेबस है, केमिस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, चाहे एग्रीकल्चर बायोलॉजी हो, तीनों एक दूसरे से मैचअप करते हैं। यानी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तीनों सब्जेक्ट एक दूसरे को कहीं ना कहीं टच करेंगे। और वही चीज़ आप लोगों को यही देखना है कि कहाँ कौन कौन सा चैप्टर टच करता है, वो आप लोग। अब इससे पहले हम लोग पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। भाई आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में 56 नंबर यानी 56 नंबर के मार्क्स का जो आपका पेपर, जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा वो होगा। 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल का होगा और सेशनल मार्क्स 14 नंबर का होगा। इस तरह से 100 नंबर आपके कंप्लीट होते हैं एग्ज़ाम के। वो कैसे क्रैक करना है, उसके स्ट्रेटेजी के लिए पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी पूरी जो सिलेबस है, आपका जो एग्रीकल्चर बायोलॉजी का जो सिलेबस है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे पढ़ना है, किस पर ज़्यादा फोकस करना है, किस पर फोकस सभी पर करना है, लेकिन ज़्यादा फोकस किस पर करना है, उस चीज़ के बारे में हम चर्चा करते हैं और देखते हैं क्या है आपके सिलेबस में। ठीक, देखो ये आपके एग्रीकल्चर बायोलॉजी का सिलेबस। इस सिलेबस जो है, उस पूरे सिलेबस में आपके टोटल 14 चैप्टर और ये 14 जो चैप्टर्स हैं, ये सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं यही हमें पढ़ने हैं। और बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना सहजता से पढ़ोगे उतना ही आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। देखो बात करते हैं, जैसे सबसे पहला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो है पादप प्रजनन। अब पादप प्रजनन का मतलब ये होता है कि जो पौधे होते हैं वो एक पौधे से दूसरे पौधे का फॉर्मेशन कैसे होता है, बीज कैसे बनते हैं, बीज से फल कैसे बनते हैं। दूसरी बात, पादप प्रजनन का मतलब ये नहीं है कि अपने आप स्वतः जनन। इसका मतलब ये है कि हम अच्छी किस्म की पैदावार बढ़ाने के लिए ऐसे कौन कौन से वैज्ञानिक अवधारणाएं प्रस्तुत करें कि उस वैज्ञानिक अवधारणाओं को जोड़कर पादपों में कुछ ऐसे अच्छे लक्षणों को उत्पन्न करें कि उससे पैदावार बहुत ज़्यादा हो, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, वो सारी बात। ठीक है, तो ये सब पढ़ेंगे हम पादप प्रजनन। 8 नंबर का चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। सेकेंड चैप्टर है आपके जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी 6 नंबर का चैप्टर है।
बायोटेक्नोलॉजी, इसमें आपको क्या करना है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ऐसी गायें मार्केट में हैं जो बहुत ज़्यादा दूध देती है, उनका दूध बहुत ज़्यादा पौष्टिक भी होता है। तो उन गायों का विकास कैसे किया गया, कुछ ऐसी फसलें होती हैं जो नॉर्मल फसलों से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, जैसे आपने एक टमाटर देखा होगा, सुपर टोमेटो, ये सुपर टोमेटो अगर दीवार पे भी मारोगे तो टप्पा खा के वापस आता है। वो कैसे बना? तो ये सारी प्रोसेस इस बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से संपन्न होती है कि अच्छी किस्म की पैदावार कैसे प्रोसेस की जाती है, अच्छी किस्म की पैदावार कैसे डिक्रीज़ की जाती है। ठीक है, देखो कीट विज्ञान पता लगेगा, कीटों के बारे में पढ़ना है। अब कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसी के बारे में हमें पढ़ना है कि कैसे कीटों को नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ कीट लाभदायक होते हैं, कुछ हानिकारक, जैसे मधुमक्खी लाभदायक कीट है, मकरंद चूसने के लिए पेड़ पौधों को उड़ती, तो परागण में सहायता करती है, परागण क्रिया में। तो वो सारी बातें, तो कीट विज्ञान में हम कीटों के बारे में अध्ययन करेंगे। चौथा आता है कीट नियंत्रण की विधियाँ। अब जो कीट फसल को नुकसान पहुँचाते हैं, यानी कुछ कीट फसल को नुकसान पहुँचाते हैं, तो फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों का अध्ययन इसमें करेंगे। कौन कौन सी विधियां यूज़ में ली जाती है वो सारे। 4 नंबर का चैप्टर है पादप रोग विज्ञान। पादपों में जो रोग होते हैं, कैसे रोग होते हैं, किस प्रकार के रोग होते हैं, रोग से कितना हानि होती है, कितना नुकसान होता है, ये रोग कहाँ है, वो सारी बातें पादप रोग में, पादपों में होने वाले रोग। अब पादपों में होने वाले रोग से संबंधित 3 चैप्टर हैं आपके। खरीफ की फसलों से होने वाले रोग, यानी जो सर्दी में बोई जाती है और गर्मी में काटी जाती है, तो खरीफ की फसल से होने वाले रोग। रबी की फसल की बात करें तो रबी की फसल जो होती है उससे होने वाली, यानी रबी की जो फसल में जो रोग होंगे, जैसे रबी की फसल में यूजुअली जो होता है, जैसे गेहूं की फसल की बात करते हैं, गेहूं की फसल, रबी की फसल ये सर्दी जो होती है उसमें बोई जाती है और गर्मी में काटी जाती है, और खरीफ की फसल गर्मी में बोई जाती है, सर्दी बरसात से पहले काट ली जाती है। राजस्थान के महत्वपूर्ण फलों के रोग, जो राजस्थान में महत्वपूर्ण फल हैं, जैसे नींबू का रोग है, बैंगन, इस तरीके से कुछ फल हैं जिनके 2-3 रोग हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये 2-2 नंबर के चैप्टर काफ़ी छोटे हैं। इधर बात करते हैं नावाज। अब यहाँ से थोड़ी सी देखो, यहाँ तक तो बॉटनी स्टार्ट थी। देखो बायोलॉजी को 2 शाखाओं में बांटा है, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। तो ये वनस्पति विज्ञान से रिलेटेड और ये जंतु विज्ञान से रिलेटेड। सूत्रकृमि, स्लग व घोंघा। सूत्रकृमि से निमेटोडा संघ के जो प्राणी होते हैं, बहुत सूक्ष्म प्राणी होते हैं, उनसे होने वाले रोग या उनसे कौन कौन से रोग होते हैं पादपों में, वो पढ़ेंगे। स्लग और घोंघा, ये 2 जंतु हैं, इन दोनों जंतुओं से कुछ रोग होते हैं। ये किस प्रकार से जो बायोलॉजिकल प्रोसेस उसमें काम करते हैं उसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। केंचुआ, जानते हो आप, केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है, इसकी संरचना के बारे में अध्ययन करना है, वो सारी बातें। और कृषि में इसका क्या महत्व है। टिड्डा, इसकी संरचना के बारे में बात करें, इसका जीवन चक्र कैसा होता है, इसका कृषि में महत्व बात। टिड्डे को आप जानते हो क्या होता है। मधुमक्खी को भी आप लोग जानते हो, तो मधुमक्खी के बारे में भी यही, उसका पालन किस प्रकार किया जाता है, कृषि में उसका क्या महत्व है, वो वाली बात है। प्रमुख पशु परजीवियों का अध्ययन। अब जो प्रमुख पशु परजीवी जो जैसे जोंक है, ठीक है, पिस्सू है, तो ये पशुओं पर परजीवी होते हैं, तो इनके बारे में अध्ययन करना है कि ये किस प्रकार पशुओं को नुकसान पहुंचाते हैं और जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है, उनका आर्थिक महत्व। और अगला चैप्टर अपना राजस्थान में पालने योग्य मछलियाँ। और राजस्थान में कौन कौन सी मछलियाँ पाली जाती है, जैसे रोहू, कतला, मृगाल, इन सभी मछलियों के बारे में हमको जीवन चक्र पढ़ना है, कैसे ये अपने उस जलीय आवास में अपने आप को अनुकूलित रखती है, उनके बारे में अध्ययन करना है, और इनका आर्थिक महत्व क्या क्या है, वो सारी बातें हमें इस चैप्टर में करनी है। और इस तरीके से आपके जैसे चैप्टर नंबर 9 सूत्रकृमि, स्लग व घोंघा, ये 6 नंबर का है, 2 नंबर का सूत्रकृमि, 2 नंबर का स्लग और 2 नंबर का घोंघा। उसके बाद केचुआ 2 नंबर का, टिड्डा 2 नंबर का, मधुमक्खी 2 नंबर का चैप्टर, और जो परजीवी हैं वो भी 2 नंबर का चैप्टर, और राजस्थान में पालने योग्य मछलियाँ ये 4 नंबर का चैप्टर। और इस तरीके से आपका ये सिलेबस जो होता है वो 56 नंबर मार्क्स का कंप्लीट होता है। अब आप लोगों को कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो बात करेंगे। देखो, हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, और ये है पादप रोग विज्ञान, यानी पादपों में किस प्रकार से रोग होते हैं, उनके बारे में कैसे लक्षणों का पता लगाया जाता है कि पादप में रोग कैसे दिखाई देगा, क्या क्या होगा, वो सारी बातें हम इस चैप्टर में करेंगे। और मैं पहले ये वाली यूनिट इस वजह से ले रहा हूँ, यानी ये वाले चैप्टर इस वजह से ले रहा हूँ
कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल हैं, ईजी वे में आपको समझ में आ जाएंगे। आप पहले नोट्स लिख लेना और फिर उसके बाद इसके बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। अब सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि जो पादपों में रोग होगा, यानी रोगी किसे कहेंगे, रोग की बात करें। रोग का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति, मैं सभी के बारे में, जैसे पौधों के बारे में और जंतुओं के बारे में एक ही डेफिनेशन देने का प्रयास करता हूँ। भाई जैसे आपको रोगी कैसे दिखाई देगा, नॉर्मल जो उसकी दिनचर्या आती है, यानी वो कैसे उठता था, कैसे बैठता था, उसकी सारी दिनचर्या बिगड़ गई, उसी कहेंगे रोगी व्यक्ति। यानी वो बिल्कुल से अस्वस्थ हो गया, यानी उसका स्वास्थ्य है, यानी उसकी जो दिनचर्या है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। यानी नॉर्मली जो पौधा दिखता था वो वैसा नहीं दिखाई दे रहा है, उसमें कोई रोग हो रहा है जिसकी वजह से वो अनियमितता दिखाई दे, पत्तियाँ छोटी, पत्तियाँ, पौधा बौना रह चुका है, पत्तियाँ पीली पड़ गई हैं। तो ये सब किसके लक्षण है, रोग के लक्षण, यानी पौधे में कोई रोग हुआ है। अब वो रोग किसके कारण हुआ है, जीवाणु से हुआ है, वायरस से हुआ है, या कोई सूत्रकृमि से हुआ है, या कोई प्रोटोजोआ संघीय प्राणी से हुआ है, किस तरीके से हुआ है, वो सारी बातें हम इस चैप्टर में करेंगे। तो इस चैप्टर का अगला वीडियो आने वाला है, तो पहले तो आप इस सिलेबस के बारे में देख लें, अच्छे से इस वीडियो को देखें, और इसके बाद हम आने वाले अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, ठीक है।